हाय गाइस। इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो अंग्रेजी भाषा होती है उसके टोटल जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस में मेनली क्या क्या चीज़ें होती हैं। मतलब अंग्रेजी जो भाषा होती है उसका जो वाक्य बनेंगे उनमें मेनली क्या क्या चीज़ें होंगी वही हम यहाँ पर देखेंगे। जो वाक्य होता है यानी सेंटेंस, उसमें तीन चीज़ें, उसमें कुछ आपको चार चीज़ें मिलेंगी मेनली। पहला सब्जेक्ट, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। दोस्तों जो सिंपल सेंटेंस बनते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में, उसमें यही चार चीज़ें आपको पहले मिलती हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो कुछ भी काम कर रहा हो, काम करने वाला, आप इसे कर्ता भी बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो होती है सहायक क्रिया। दोस्तों सहायक क्रिया वो होती है जो किसी काम को करने में हेल्प करती है। मतलब ये खुद नहीं होती है, ये करने में हेल्प करती है। अभी हम जब इसका वाक्य बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तब आप इसे और अच्छी तरह से समझेंगे। मेन वर्ब जो होती है मुख्य क्रिया होती है। जो भी काम हो रहा होता है उसे बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो। ठीक है। अब हम इन चारों चीज़ों को थोड़ा डीपली देख लेते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट वो रहेगा जिसके बारे में, या जो मेन काम करने वाला होता है। कोई भी सेंटेंस जो होता है जिसमें मेन जो काम करने वाला व्यक्ति रहेगा उसे सब्जेक्ट कहा जाएगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो आई एम स्लीपिंग। आप एक सब्जेक्ट ले लीजिए। मतलब इस सेंटेंस को हम लेते हैं, मैं सो रहा हूँ। दोस्तों मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया है, सोते हुए कोई लिख नहीं सकता। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम करने वाला हूँ, ये जो स्लीपिंग का काम है, सोने का काम, वो मैं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट रहूँगा। एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब जो है वो स्लीपिंग होगी। जो मुख्य काम हो रहा होता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, यानी मुख्य क्रिया। और एम जो है वो सहायक क्रिया होगी जो इसे होने में हेल्प कर रही है, जो हमें समय का भी ज्ञान करा रही है। ठीक है। ये होगी मुख्य क्रिया और ये होगी हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा और ठीक से लिखने का। हम इसे कुछ और एग्जांपल से भी देखते हैं। पिछले सेंटेंस में हमने अभी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। जैसे हम एक और सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं, मैं ऑफिस जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जो मैं हूँ, मैं ही ये काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट रहूँगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ? दोस्तों मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा। और ये जो है हमारी मेन वर्ब रहेगी।
दोस्तों यहाँ पर जाता हूँ, ये हमें बता रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों एम लगेगा। मैं आपको ये सेंटेंस लिखकर बताता हूँ। आई गो टू ऑफिस। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी मेन वर्ब। दोस्तों यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसके बाद ऑफिस हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। यहाँ पर डू और डज लगता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। चलिए अब एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो। तो इसके लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू ऑफिस। तो दोस्तों अब इसमें इस सेंटेंस में आपको समझाने की फिर से एक बार कोशिश करूंगा। देखिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ यानी कि मैं यहाँ पर मुख्य कर्ता हूँ, काम करने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट रहूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं एम एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब रहेगी। ठीक है, गोइंग, गो होना मतलब जाना, यहाँ पे गो है वो हमारी मुख्य क्रिया रहेगी, यानी मेन वर्ब। और ऑफिस हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। दोस्तों अंग्रेजी भाषा में कई तरह की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज़ की जाती हैं। इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। दोस्तों जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। इज, एम। दोस्तों ये एम पी एम वाला एम नहीं है। एम, आर, वाज, हैज, हैड, डू, डस। दोस्तों डू का प्रयोग ये मेन वर्ब की तरह भी होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होता है। ये दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं वहाँ पे डू और डस दोनों का यूज़ होता है। और डू का यूज़ कहीं कहीं पर मेन वर्ब की तरह भी होता है। इसके अलावा विल, सेल, और भी दोस्तों आपको इस तरह से कई मिलेंगी। जब एक ही करता रहेगा सिंगल सब्जेक्ट तो इसका यूज़ होता है, एम का यूज़ होता है। और जब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे, मोर देन वन सब्जेक्ट, तब आर का यूज़ किया जाएगा। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जब एक सिंगल आदमी के बारे में बात होती है, एक सिंगल व्यक्ति के बारे में बात हो, तब वहाँ पर इज़ और एम का यूज़ करते हैं। जैसे मैं हूँ, तुम हो, ये है, वो है। लेकिन जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तुम हो तो यू आर, और भी इस तरह से यूज़ होंगे। एक से ज़्यादा लोग जहाँ पर भी एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात होगी तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ होगी। आर जो है वो इनका मतलब प्लूरल, जैसे सिंगुलर और प्लूरल वर्ड होती है आपने सुने होंगे, उसी तरह से एम के स्थान पर हम आर यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वाक्य में होने वाली चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। दोस्तों अंग्रेजी का बेसिक यहीं से शुरू होता है
और भी आप छोटी-छोटी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएँगी, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएँगे। मगर मैं जिनको समझाना चाह रहा हूँ, ये क्लासेस करना समझाना चाह रहा हूँ, वो उन हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो 8वीं 10वीं तक पहुँच गए हैं, जिन्हें अंग्रेजी का बहुत मामूली सा बेसिक सा ज्ञान तो होगा ही, अगर वो 8वीं 10वीं तक पहुँच गए हैं तो। उसके बाद में वो हमारा वीडियो देखें और अपने स्पोकन क्लासेस से अपने नॉलेज को एनहांस करें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। जो लोग इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें भी ये वीडियोज़ देखने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमारी क्लासेस में इंग्लिश स्पोकन का सारा कोर्स कवर किया जाएगा और वो सारी चीज़ें भी कवर की जाएँगी जो इंग्लिश के कई एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।